लोन लिए बिना कार खरीदनी है, लेकिन अगर लोन लेना पड़े तो कितना लोन लेना चाहिए? अपनी सैलरी के हिसाब से कौन सी कार खरीदनी चाहिए? नई कार लें या फिर सेकंड हैंड कार? एसयूवी लें या फिर छोटी कार? और सबसे बड़ा सवाल, कार खरीदने के लिए लोन लेना सही है या पहले पैसे बचाना? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ड्रीम कार खरीदने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था मेहता और आप देख रहे हैं बॉस वाला हिंदी। देखो, अपनी खुद की कार खरीदने का सपना तो लगभग हर किसी का होता है। परिवार के साथ घूमना हो, दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना हो, गांव से शहर आना जाना हो, अपनी कार हो तो सफर का मजा जरा अलग ही हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कार पसंद तो आ जाती है, लेकिन उसका बजट अपनी जेब में नहीं होता। फिर क्या होता है? लोन लो, ईएमआई भरो और कार घर ले आओ, है ना? लेकिन यहीं पर थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। आज के समय में मिडिल क्लास परिवार के लिए कार कई बार लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुकी है। लेकिन जरूरत का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी ने बड़ी एसयूवी खरीदी तो हम भी अपनी हैसियत के बाहर जाकर वही एसयूवी खरीद लें। पड़ोसी अगर कुछ और करे तो जरूरी तो नहीं ना कि हम भी करें। मतलब साफ है, देखो, दूसरों की देखा देखी में अपनी जेब पर बोझ डालना बिल्कुल समझदारी नहीं है। कार वही होनी चाहिए जो आपकी कमाई, जरूरत और बजट तीनों में फिट बैठे। क्योंकि मन तो बोलेगा कि भाई टॉप मॉडल ही लेना है, लेकिन दिमाग का बोलना यहां पर सुनना, पहले जेब देख फिर कार देख। और यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अब सवाल है कि बिना लोन के बोझ में फंसे कार खरीदी कैसे जाए? इसके लिए देखो, तुम्हारे पास ना 3 प्रैक्टिकल ऑप्शंस है। पहला, अगर आपको नई कार ही खरीदनी है तो बिना लोन के उसकी प्लानिंग कैसे करें? दूसरा ऑप्शन, अगर अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड कार मिल रही है तो क्या वो आपके लिए ज्यादा समझदारी वाला ऑप्शन हो सकता है? और तीसरा, अगर आपके पास अभी सेविंग्स नहीं है और आपको नई कार ही खरीदनी है तो लोन लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में कितना लोन लेना चाहिए और ईएमआई कितनी होगी, ताकि आपकी बाकी जिंदगी का बजट बिगड़े ही ना? इन तीनों ऑप्शंस को आज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। लेकिन उससे पहले बॉस वाला हिंदी हमारा जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। जो पैसा आपके पास सेफ है उससे कार खरीदे या फिर लोन ले? यहां सबसे पहले एक बात समझिए, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी ऐसी चीज जिसकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है। मान लीजिए आपने आज 10 लाख रुपए की नई कार खरीदी। जैसे ही कार शोरूम के बाहर निकली और चलनी शुरू हुई, उसकी रीसेल वैल्यू गिरने लगेगी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप 15 से 20 लाख का कोई अच्छा प्लॉट खरीदते हैं तो वो जगह आगे चलकर डेवलप होती है, तो उसकी कीमत बढ़ भी सकती है, यानी जमीन की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन कार की वैल्यू आमतौर पर घटती है। इसीलिए कार खरीदते समय कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके अपनी सेविंग से खरीदे और लोन का बोझ बिल्कुल कम रखें। हाँ, यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई व्यक्ति कार, टैक्सी या फिर ट्रैवल्स के लिए खरीद रहा है और उसी कार से कमाई कर रहा है तो उसके लिए कार सिर्फ खर्चा नहीं है बल्कि कमाई का साधन भी है। लेकिन अगर आप कार सिर्फ परिवार के साथ घूमने, आराम से सफर करने और अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए खरीद रहे हैं तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 10 लाख रुपए की कार है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप 7 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि लोन 10% ब्याज पर 7 साल के लिए है। लोन लेने के बाद आपको सिर्फ 7 लाख वापस नहीं करने, ईएमआई के जरिए कुल मिलाकर करीब 10.86 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, यानी लगभग 3.46 लाख रुपए सिर्फ ब्याज में। अब सोचिए, एक तरफ बैंक को ब्याज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी कार की वैल्यू भी हर साल कम हो रही है, यानी पैसा दो तरफ से जा रहा है। इसलिए अगर आपके पास अभी पूरी रकम नहीं है तो एक बेहतर तरीका है, थोड़ा इंतजार करो और कार के लिए सेविंग शुरू करो। मान लीजिए कोई 21 या 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है। अगर वो आज से ही छोटी छोटी रकम अलग रखना शुरू कर दे और 2 से 3 साल तक लगातार कार फंड बनाए तो उसके पास एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो सकता है। और इसका एक और बड़ा फायदा है, लोन लेकर 7 साल की ईएमआई बांधने की बजाय पहले पैसा जमा कर लिया तो ना ब्याज देना पड़ेगा, ना ईएमआई का दबाव रहेगा। और सबसे जरूरी,
कल अगर आपकी नौकरी चली गई या कुछ महीनों के लिए इनकम बंद हो गई तो भी बैंक की ईएमआई सर पर तो नहीं होगी। इसलिए कार खरीदते समय सिर्फ ये मत देखिए कि आज ईएमआई भर सकता हूं या नहीं, ये भी सोचिए कि अगर कल मेरी इनकम बंद हो गई तो क्या मैं फिर भी इस कार का पैसा दे सकता हूं। अब हो सकता है कि आप सोचे कि भाई इतने पैसे सेव करना आसान थोड़ी ना है। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैंने खुद करीब अभी कुछ 3-4 साल पहले ही कार ली है, और वो बहुत बड़ी या महंगी कार नहीं है, करीब 10 लाख के आसपास की होगी। उस समय मेरी इनकम भी जो थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। मैंने छोटी छोटी रकम बचाई, अपनी लाइफ की सेविंग्स की, और करीब 20 to 25% रकम अपने पिताजी से भी ले ली, और इस तरह मैंने बिना कार लोन लिए अपनी कार खरीद ली। तो अगर आज आप भी कार खरीदने का सपना देख रहे हो तो सबसे पहले कार का मॉडल मत देखिए, अपना कार फंड शुरू कीजिए और छोटी छोटी तरीके से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। अब अगर आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि भाई नई कार कैश में खरीद सके, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, दैट इज सेकेंड हैंड कार। और इसमें शर्म या झिझक वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कार आपके लिए जरूरत है, परिवार के साथ सफर करना, रोज ऑफिस आना जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, तो जरूरी है कि ये कार आपकी जरूरत पूरी करे। हर बार बिल्कुल ब्रांड न्यू कार ही खरीदनी जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी ने 12 से 15 लाख रुपए की कार खरीद ली है ना, लेकिन उसे सिर्फ 3 से 4 साल ही चलाया, कार अच्छी कंडीशन में है, ज्यादा चली भी नहीं है, और वही कार आपको 7 से 8 लाख रुपए में मिल रही है, तो फिर सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसा क्यों खर्च करें कि कार बिल्कुल नहीं हो। यहीं पर यूज्ड कार एक स्मार्ट ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि नई कार खरीदते ही उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए 20 लाख रुपए की कार कुछ साल इस्तेमाल होने के बाद काफी कम कीमत में बिक जाती है। उसकी रीसेल वैल्यू कितनी रहेगी, ये मॉडल, कंडीशन, किलोमीटर, मेंटेनेंस और मार्केट डिमांड पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको अच्छी कंडीशन में ऐसी कार मिल जाए जिसकी पहली डेप्रिसिएशन का बड़ा हिस्सा पहले मालिक ने झेल लिया हो, तो कम कीमत में अच्छी कार मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है, सेकेंड हैंड कार खरीदते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। कार की कंडीशन, सर्विस हिस्ट्री, एक्सीडेंट हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स और किलोमीटर सब अच्छे से चेक करवाना, और जहां तक हो सके यूज्ड कार के लिए भी भारी लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार यूज्ड कार लोन पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सस्ती कार लेने के बाद भी ब्याज का खर्च बढ़ सकता है। तो पहले ये देखिए कि क्या आप अपनी सेविंग से सेकेंड हैंड कार खरीद सकते हैं। अगर अच्छी कंडीशन की कार कम कीमत में मिल रही है तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो नई कार के पीछे सिर्फ दिखावे के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई मुझे सेकंड हैंड कार नहीं चाहिए, सेविंग्स भी नहीं है और मुझे नई कार ही खरीदनी है। तो ऐसे लोगों के लिए आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, दैट इज कार लोन। हाँ, लोन लेकर भी कार खरीद सकते हैं। अब अगर नई कार ही खरीदनी है और लोन लेना ही पड़े तो सवाल है कि कितना लोन लेना चाहिए। एक सिंपल रूल याद रखो, आपकी कुल ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो आपकी सैलरी 60,000 रुपए महीने की है, तो आपकी टोटल ईएमआई कोशिश करें कि 18,000 रुपए से ज्यादा की बिल्कुल ना हो। और ध्यान रहे, यहां सिर्फ कार लोन की ईएमआई नहीं बल्कि होम लोन, पर्सनल लोन और बाकी सभी ईएमआईज भी शामिल है। यानी अगर आपकी 60,000 रुपए सैलरी है और पहले से कोई ईएमआई चल रही है तो कार लोन की ईएमआई निकालने से पहले उसे भी हिसाब में रखिए। अब एक और जरूरी बात, 60,000 रुपए सैलरी है तो सिर्फ ईएमआई देकर 10 से 15 लाख रुपए की कार मत खरीद लीजिए, क्योंकि कार खरीदने के बाद खर्च खत्म नहीं होते। पेट्रोल या डीजल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, टायर और दूसरे भी बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं। और कार घर में आ गई तो घूमने फिरने का मन भी करेगा, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, है ना। इसलिए सिर्फ कार की ईएमआई नहीं, पूरी कार का मंथली खर्च आपके बजट में होना चाहिए। अब 60,000 रुपए सैलरी वाले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो आपको 10 लाख रुपए की कार पसंद आई, आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी, है ना, और बाकी 8 लाख रुपए का लोन लिया। अगर 8 लाख का लोन करीब 10% इंटरेस्ट, मतलब 10% इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए है, तो ईएमआई लगभग 17,000 रुपए महीने की आएगी, है ना। 60,000 रुपए की इनकम में 17,000 रुपए ईएमआई, यानी 30% लिमिट के अंदर। ईएमआई देने के बाद करीब 43,000 रुपए बचेंगे। अब इसमें घर का खर्च, राशन, बच्चों की पढ़ाई, इंश्योरेंस,
सेविंग्स और बाकी जरूरतें भी मैनेज करनी है। लेकिन अगर आप सोचें 60,000 रुपए कमाता हूं, 35,000 रुपए की ईएमआई कर लेता हूं और बड़ी एसयूवी ले लेता हूं, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, क्योंकि फिर बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड के लिए पैसा ये बचाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपकी सैलरी 60,000 के आसपास की है तो 10 लाख रुपए वाला जो ऑप्शन है वो आपके पॉसिबल बजट में बैठता है, लेकिन तभी जब आपकी बाकी ईएमआईज और जरूरी खर्च भी मैनेजेबल हो। यानी रूल बड़ा सिंपल है, अपनी इनकम के हिसाब से कार खरीदो, कार के हिसाब से अपनी जिंदगी मत चलाओ। और आखिर में कार खरीदने वालों के लिए एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए लोन मत लो कि बैंक लोन देने के लिए तैयार है। जितना लोन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आराम से संभाल सकती है उतना ही लोन लेना, वरना आज कार तो घर में आ जाएगी, लेकिन कल उसी कार की ईएमआई आपके बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट और इमरजेंसी सेविंग्स पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए पुरानी कहावत हमेशा याद रखो, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। और अगर चादर बड़ी करनी है तो पहले अपनी कमाई बढ़ाओ, पहले इनकम बढ़ाओ, फिर कार का बजट बढ़ाओ। सिर्फ ईएमआई बढ़ाकर अपनी टेंशन मत बढ़ाओ, ठीक है? तो दोस्तों, अब आपके सामने कार खरीदने के ये 3 रास्ते हैं: सेविंग से नई कार, अच्छी कंडीशन वाली सेकंड हैंड कार, या फिर जरूरत के हिसाब से सही लोन देकर नई कार। अब फैसला आपकी जरूरत, इनकम और बजट के हिसाब से होना चाहिए। कार खरीदने का सपना तो लगभग हर किसी का होता है यार। सड़क पर कोई अच्छी कार गुजरती है तो मन में आता है कि यार ऐसी कार अपनी भी होनी चाहिए। लेकिन कार खरीदने से पहले सिर्फ कार पसंद आ जाना काफी नहीं है, आपको ये देखना है कि आपका बजट कितना है, लोन कितना लेना चाहिए, ईएमआई कितनी होनी चाहिए और कार खरीदने के बाद के बाकी खर्च आप आराम से संभाल पाएंगे या नहीं। क्योंकि कार आपके सुकून के लिए होनी चाहिए, टेंशन के लिए नहीं। तो अब आपको डिसाइड करना है, नई कार लेनी है, सेकंड हैंड कार लेनी है या लोन लेकर कार खरीदनी है। बस फैसला एक चीज देखकर लेना है, अपनी इनकम, अपनी जरूरत और अपनी जेब देखकर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कार खरीदने के लिए पहले सेविंग्स करेंगे या लोन लेंगे। और अगर आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस सीखना चाहते हैं और अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो बॉस वाला हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाते रहिए। मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बॉस वाला हिंदी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और काम की बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।